Hello students, again I am here to discuss another topic related to the GST. Okay? In the last class हमने डिस्कस किया था कंपोजिशन स्कीम और उसमें हमने सेक्शन 10 के अंदर जो कंपोजिशन स्कीम आती है उसका 1 और सबसेक्शन 2A कंप्लीट किया था जो रिलेटेड था एप्लीकेबिलिटीज के रिगार्डिंग था. ओके, तो वहाँ पर हमने देखा कि कब हम कंपोजिशन स्कीम के लिए लेवी होंगे, कब हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं. ये तो क्लियर था कि ये ऑप्शनल है, वॉलेंट्री है, कंपलसरी नहीं है कि हमारी अगर टर्नओवर 1.5 करोड़ या 75 लाख या फिर 50 लाख से अगर कम है तो हम पर मैंडेटरी है कि हम कंपोजिशन स्कीम को अडॉप्ट करें. ये हमारी ऊपर चॉइस है, टैक्स पेयर के ऊपर चॉइस है कि वो या तो नॉर्मल स्कीम में जाना चाहे तो नॉर्मल स्कीम में जा सकता है, अगर कंपोजिशन स्कीम को लेवी करना चाहे तो कंपोजिशन स्कीम को अडॉप्ट कर सकता है. मतलब कि ये ऑप्शनल है, टैक्स पेयर पर है कि वो क्या स्कीम अडॉप्ट करना चाहता है. लेकिन हाँ, लिमिट डिसाइडेड है अप टू 1.5 करोड़ 75 लाख 50 लाख इन द करंट ईयर में तक ही वो कंपोजिशन स्कीम के लिए अडॉप्ट कर सकता है, लायबल है. जैसे वो एक्सीड होती है वो विड्रॉ हो जाएगी कंपोजिशन स्कीम और वो नॉर्मल स्कीम के अकॉर्डिंग उसे टैक्स पे करना होगा. ओके, तो जो लास्ट हमारी जो क्लास थी उसमें क्या था, सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2A जो हमने डिस्कस किया था. ओके, आज हम बात करते हैं उसके आगे. ओके, लुक अप द बोर्ड. लास्ट टाइम हमने जो सेक्शन सबसेक्शन 1 में ही लिखे रेट्स के बारे में, वो रह गया था. आज हम वो डिस्कस करते हैं. रेट कि अगर हम कंपोजिशन स्कीम को अडॉप्ट करते हैं तो उसमें किस परसेंटेज से हमें जीएसटी पे करना होगा गवर्नमेंट को. तो वो रूल 7 में लिखा हुआ है रेट में. ठीक है, जो रेट की बात करते हैं वो कहता है कि अगर हमने कंपोजिशन स्कीम अडॉप्ट कर ली, कंपोजिशन स्कीम में हम आ गए हैं, तो हमें किस रेट से जीएसटी पे करना है गवर्नमेंट को. तो उसमें क्या है, उसमें जो कंपोजिशन स्कीम 3 कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल था. फिर बाद में जो 2A वो एक और एक्स्ट्रा कैटेगरी को लेकर आता सर्विस प्रोवाइडर को. तो टोटल देखा जाए तो 4 कैटेगरी है. ओके, तो फर्स्ट कैटेगरी है मैन्युफैक्चर की, एक्सेप्ट द स्पेसिफाइड मैन्युफैक्चरर. मतलब अगर मैन्युफैक्चरर आइसक्रीम, टबैको या पान मसाला का मैन्युफैक्चर करता है तो उसके लिए कंपोजिशन स्कीम नहीं होती. ओके, उसके रेस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर अगर कंपोजिशन स्कीम को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उसे किस परसेंटेज से टैक्स पे करना पड़ेगा, वो है 1% से. 0.5% CGST के लिए जाता है, 0.5% SGST के लिए जाता है. तो टोटल कितना है 1%. 1% हमें क्या करना होगा, टैक्स पे करना होगा अपनी आउटवर्ड सप्लाई पे. आउटवर्ड सप्लाई का मतलब क्या है, जो टर्नओवर इन स्टेट है. टर्नओवर इन स्टेट की बात करें, एक स्टेट में जितना उसका टर्नओवर है उस पर 1% वो टैक्स पे करेगा. 0.5 CGST, 0.5 SGST वो पे करेगा गवर्नमेंट को. टर्नओवर इन स्टेट का मतलब क्या है, इसमें कौन कौन सी टर्नओवर स्टेट इंक्लूड की जाएगी. तो टर्नओवर इन स्टेट का मतलब है कि एक तो टैक्सेबल टर्नओवर होगी, टैक्सेबल टर्नओवर के साथ साथ एग्जेम्प्ट और निल. ओके, ये तीन टर्नओवर को हम इंक्लूड करेंगे टर्नओवर इन स्टेट को कैलकुलेट करने के लिए. माना कि टर्नओवर इन स्टेट की डेफिनेशन में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि उसके अंदर नॉन टैक्सेबल आइटम भी आती है, एक्सपोर्ट आइटम भी आती है, इंटरस्टेट आइटम भी आती है. लेकिन हम आगे जाके पढ़ेंगे कि जो कंपोजिशन स्कीम की जो कंडीशन है वो इंटरस्टेट के लिए, एक्सपोर्ट के लिए या नॉन टैक्सेबल आइटम्स के लिए नहीं है. तो जैसे ही अगर हमने कर लिया तो उसका मतलब क्या, विड्रॉ हो जाएगी. अगर तीनों अगर टर्नओवर एग्जेम्प्ट आ गई, सॉरी एक्सपोर्ट टर्नओवर आ गई, नॉन टैक्सेबल टर्नओवर आ गई है, तो वो वैसे ही एग्जाम्प्ट हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा हमारा कंपोजिशन स्कीम. तो लॉजिकली देखा जाए तो टर्नओवर इन स्टेट का मतलब है टैक्सेबल सप्लाई प्लस में एग्जाम्प्ट प्लस में निल रेट. ये तीन चीज़ों से हम काउंट करेंगे कैलकुलेशन के लिए टर्नओवर इन स्टेट. ओके, और 1% किसका निकालेंगे, टर्नओवर इन स्टेट. अब नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो आती है कैटरिंग एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज. जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 है ओनली किस सर्विसेज की बात करता था, कैटरिंग एंड रेस्टोरेंट, और किसी सर्विसेज की वो बात नहीं करता. तो इसकी अगर जो हम कैलकुलेशन देखें, इसका जो रेट देखें वो 5%, 2.5% CGST, 2.5% SGST. और ये भी किसका होगा, टर्नओवर इन स्टेट. टर्नओवर इन स्टेट मतलब अगेन सेम डेफिनेशन है यहाँ पर, क्या है, टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट और निल. ये तीन टर्नओवर को इसमें हम ऐड करेंगे. ओके, अब आता है नेक्स्ट कैटेगरी आती है ट्रेडर. ट्रेडर में भी हमें 1% पे ऑफ करना है. 1% क्या पे ऑफ करना है,
यहाँ टर्नओवर इन स्टेट नहीं है, यहाँ टैक्सेबल सप्लाई की बात की गई है। मतलब टैक्सेबल मतलब यहाँ एग्जाम्प्ट नील को बाहर रखा गया, जो सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज उनका 1% पे ऑफ करना है। थोड़ा ध्यान रखना, कैटेगरी में सिर्फ एक जगह डिफरेंस है, वो है टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब जहाँ ट्रेडर की बात करें तो वहाँ हम सिर्फ टैक्सेबल को ध्यान रखेंगे। ओके, अब आता है जो नेक्स्ट सबसेक्शन 2A है, वो सर्विस बेसिकली अगर ब्रॉडली देखें, प्रीडोमिनेटली देखें तो वो सर्विस प्रोवाइडर के लिए है। बाकी तो सबसेक्शन 1 के अंदर कवर हो गया। फिर एक वहाँ पर एक सर्विस थी सिर्फ कैटरिंग और रेस्टोरेंट की सर्विस। अगर कोई अदर सर्विसेज है और वो प्रीडोमिनेंट है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गुड की कंपेरिजन वो सर्विसेज को मतलब सप्लाई करता है, तो वहाँ पर वो सबसेक्शन 2A में कवर होगा। और वहाँ पर टैक्स रेट क्या रखा गया है कंपोजिशन स्कीम के लिए? 6%, 3% CGST, 3% SGST। ओके, और यहाँ पर भी डेफिनेशन क्या है कैलकुलेशन की टर्नओवर की? टर्नओवर इन अ स्टेट, मतलब अगेन टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट और नील, 3 सप्लाई को इसमें ऐड करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द रेट। ओके, ये हमने जो बात करी ये करी रेट की कि अगर हम कंपोजिशन स्कीम को अडॉप्ट करते हैं तो हमें किस रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ओके, तो आई होप आपको रेट समझ में आए होंगे कि हमें किस रेट से टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को। ओके, अब आता है नेक्स्ट जो आता है कंडीशन की बात करता है, वो सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 2A, जहाँ पर कंडीशन लिखी गई है। सबसेक्शन जो 2 है वो किस कंडीशन की बात करता है? सेक्शन 1 में जो मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, या जो कैटरिंग या फिर रेस्टोरेंट की सर्विसेज देते हैं उनके लिए सबसेक्शन 2 है। वो उस सप्लाई को कब कर सकते हैं? उसमें यही है, अगर ये कंडीशन अगर वो फॉल कर देता है, अगर ये कंडीशन फॉल कर देता है, अगर इन कंडीशंस को वो कंप्लाई करता है तो ही वो कंपोजिशन स्कीम में होता है, अदरवाइज वो विड्रॉ हो जाएगी कंडीशन। कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ, जैसे भी एक कंडीशन मतलब कि लैप्स हो जाती है, सीज हो जाती है, उसी टाइम पर इवन एक उसकी जो टर्नओवर 1.5 करोड़ 75 लाख या 50 लाख के अराउंड में है, अप टू द है, तब भी अगर एक कंडीशन भी लैप्स हो जाती है तो इसका मतलब वो कंडीशन अगर लैप्स हो गई तो कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हो गई। ओके, पहली क्या है कंडीशन की कांट सप्लाई एनी सर्विस। अगर हम सबसेक्शन 1 की बात करें, मतलब मैन्युफैक्चरर, कैटरिंग या रेस्टोरेंट या ट्रेडर की हम बात करें, तो वो कोई और सर्विसेज सप्लाई नहीं कर सकता। हाँ, एक प्रोवाइजो सेकंड है सबसेक्शन 1 में जो हमने लास्ट टाइम बात की थी, मार्जिनल टैक्स की। मतलब वहाँ पर बहुत मार्जिनल का मतलब क्या होता है? बहुत माइनर अमाउंट में, बहुत मतलब कि अगर वो इसके अलावा कोई और सर्विसेज भी देता है लेकिन बहुत मार्जिनल, मतलब जैसे हमने लास्ट टाइम इसकी लिमिट भी चेक करी थी कि या तो 5% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट ऑफ प्रीसीडिंग ईयर में या 5 लाख, विच चॉइस है, वहां तक ही वो सप्लाई कर सकता है सर्विसेज की। इसके अलावा अगर ज्यादा करता है तो वो कंडीशन विड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि वो मार्जिनल को छोड़ के बाकी कोई सर्विसेज वो सप्लाई नहीं करेगा अगर वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर है तो। सेकंड आता है नॉन टैक्सेबल, मतलब अगर वो नॉन टैक्सेबल आइटम की भी सप्लाई नहीं करे। नॉन टैक्सेबल मतलब जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, एविएशन फ्यूल हो गया, जो 5 टाइप की जो डीजल है, पेट्रोल है, उनकी यहाँ पे बात की गई है कि वो भी नॉन टैक्सेबल है। अभी जीएसटी के अंदर से जीएसटी के अंदर नहीं है, काउंसिलिंग जब डिसाइड करेंगे तब आएगा वो उस डेट से जीएसटी के अंदर, लेकिन एट प्रेजेंट देखा जाए तो वो जीएसटी के स्कीम से बाहर है। ओके, तो नॉन टैक्सेबल आइटम्स की वो सप्लाई ना करे। नेक्स्ट आता है इंटर स्टेट आउटवर्ड, मतलब इंटर स्टेट हम कब कहते हैं? अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट हमने सप्लाई करी हो, इसको जो डिसाइड करने का जो रूल है वो थंब रूल क्या है? सप्लायर की लोकेशन, गुड्स की या सर्विस की सप्लाई, बोथ आर इन डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट यूटी, 1 स्टेट एंड 1 यूटी, जो इन कंडीशन में फॉल करते हैं उस टाइम पर हम उसे कहते हैं इंटर स्टेट। और हाँ, इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट को भी हम क्या कहते हैं? इंटर स्टेट कहते हैं। ओके, तो वो इसमें भी कवर नहीं होना चाहिए, इंटर स्टेट की उसे सप्लाई नहीं देनी है। नेक्स्ट आता है थ्रू द ई कॉमर्स ऑपरेटर, सप्लाई अगर वो करे सर्विस या गुड्स की, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू ना करे, वो कोई जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ये क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर ही तो है, वहाँ उस प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी सप्लाई ना करे, क्योंकि अगर उस पर जाता है तो वो बिग स्मॉल तो है नहीं बिजनेसमैन, यानी कि देखा जाए तो वो एक स्मॉल बिजनेसमैन नहीं, बिग वो है बिजनेसमैन, और वो कहीं ना कहीं स्मॉल के लिए बिजनेस, बिग वाले बिजनेसमैन के लिए नहीं है। फिर यहाँ पर किसी नोटिफाइड गुड्स
को मैन्युफैक्चर नहीं करना, ये सिर्फ मैन्युफैक्चर के लिए कि अगर मैन्युफैक्चरर है आइसक्रीम, पान मसाला या फिर टबैको या फिर जो एरेटेड वाटर है जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, पेप्सी होगी, फैंटा हो गया, माजा हो गया, मतलब ये सब स्पेसिफाइड गुड्स है ओनली फॉर द मैन्युफैक्चर के लिए कि अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो इनको मैन्युफैक्चर ना करे, अगर करेगा तो वो विड्रॉ कर जाएगा स्कीम से। ओके, लास्ट जो कंडीशन आती है कैजुअल टैक्सेबल पेयर, नॉन रेजिडेंट। अगर कैजुअल है टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो भी उसके लिए स्कीम नहीं है। ये था सेक्शन 10 के सबसेक्शन 1 के लिए कंडीशन कि अगर वो इन कंडीशंस को उसे कंप्लाई करना पड़ेगा, अगर उसमें से एक भी कंडीशन सीज या लैप्स होगी तो वो विड्रॉ हो जाएगा स्कीम से। अब आता है सेक्शन 2A के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, जो कि क्या करता था, सर्विस प्रोवाइडर है, प्रोमिनेंटली सर्विस प्रोवाइड करता है। ओके, तो वहां पर क्या है कि वहां पर सेम कंडीशन रखी गई है, सिर्फ फर्स्ट कंडीशन को वहां पर नहीं रखा क्योंकि वहां पर कैन नॉट सप्लाई एनी सर्विसेज था पहले वाले के लिए, क्योंकि वहां तो यहाँ तो प्रीडोमिनेटली सप्लाई सर्विसेज की करता है, तो ऐसा तो नहीं है कि सर्विसेज को यहाँ से आउट करें, क्योंकि बात ही हम सर्विस सबसेक्शन ही सर्विसेज के लिए बना हुआ है। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट को छोटे सारे कंडीशंस एप्लीकेबल है, अगर वो कोई भी एक कंडीशन को डिफॉल्ट फॉल्ट करता है तो वो कंपोजिशन स्कीम से आउट हो जाएगा, उसी टाइम पर आउट हो जाएगा। ओके, तो ये था कंडीशंस कि हमें कंपोजिशन स्कीम में टिके रहने के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आना, ज़्यादा नहीं है, लॉजिकली देखें तो क्लियर भी है कि चीज़ें क्यों रखी गई हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अगर लॉजिकली हम याद करके चलेंगे तो हम रिमेन रहता है ज़्यादा टाइम तक। ओके, अब आता है सबसेक्शन 10, सबसेक्शन 3, बस सेक्शन 10 का सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि अगर हम कंपोजिशन स्कीम में कब तक रहेंगे, तो माना कि अडॉप्ट करने के लिए हमें चेक करना प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ होनी चाहिए, 75 लाख या 50 विच एवर इज केस अप्लाई ऑन द टैक्स पेयर पे। ओके, तो उनमें से कोई भी अगर वो अप्लाई उन किसी कंडीशन में लिमिट में अगर वो लिमिट में फॉल हो जाता है तो वो कंपोजिशन अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये कि करंट ईयर में भी उसे उतनी ही लिमिट मिलेगी। अगर करंट ईयर में इस लिमिट से वो एक्सीड कर जाता है तो उसी दिन से, उसी डे से उसे कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हो जाएगी और उसे नॉर्मल स्कीम के अंदर आना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग वो टैक्स पे करेगा। ओके, अब सबसेक्शन 4 क्या कहता है कि सिंपल सी बात है, अगर स्मॉल टैक्स रेट रखा गया है तो माना कि बेनिफिट तो उसे आईटीसी का मिलेगा नहीं। स्मॉल टैक्स रेट का मतलब क्या है, सुनो ना कि तुम आईटीसी भी ले लो और स्मॉल टैक्स भी पे करो। तो सबसेक्शन 4 ने क्लियरली लिखा कि भैया ऐसी बात है कि ना तो तुम टैक्स कलेक्ट करोगे जब तुम सप्लाई करोगे गुड्स एंड सर्विसेज की, ना तुम किसी से टैक्स कलेक्ट करोगे और ना ही तुम आईटीसी क्लेम करोगे। हाँ, आईटीसी क्लेम भी नहीं करोगे, मतलब जो तुमने इनपुट पर जीएसटी पे किया तो उसको आप आईटीसी क्लेम नहीं करेंगे, उसे एज ए कॉस्ट मानेंगे इनपुट के। ओके, अब आता है सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 कहता है कि अगर तुमने कंडीशन डिफॉल्ट कर दी, कंप्लाइन जो कंडीशन थी वो लैप्स कर गई, लेकिन उसके बाद भी तुम कंपोजिशन स्कीम में हो, कंपोजिशन स्कीम मतलब फॉलो कर रहे हो, उसी अकॉर्डिंग तुम टैक्स पे कर रहे हो, रिटर्न फाइल कर रहे हो, लेकिन अगर जो उसके बाद अगर मतलब कि पीओ को पता चलता है तो मतलब कि वो क्या कर सकता है, वो क्या करेगा कि वो मतलब कि उसमें टैक्स एंड पेनल्टी लगा, टैक्स तो लगाएगा जो तुम्हारा टैक्स बनता था जिस टाइम से तुम नॉर्मल स्कीम के लिए एप्लीकेबल थे, वहाँ से जब तक उसे पता चला कि तुम कंपोजिशन स्कीम के अंदर टैक्स पे कर रहे हो, वहाँ तक टैक्स कैलकुलेट जितना टैक्स बनता था तुम्हारा नॉर्मल टैक्स रेट से वो टैक्स पे करेगा। दूसरा क्या है कि तुम वो पेनल्टी भी लगाए, वो सब कहाँ रखा गया, वो सब कहाँ पे लिखा गया, सेक्शन 73 एंड 74 के अंदर लिखा गया। ओके, अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं, नॉर्मल हमें जो सेक्शन 10 कंपोजिशन लेवी की बात करते हैं सब सेक्शन 5 तक है, लेकिन कुछ उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं जो कंपोजिशन स्कीम से के रिगार्डिंग है, रिलेटेड ही उससे, तो वो हम डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहले बिल ऑफ सप्लाई। अगर कोई टैक्स पेयर कंपोजिशन स्कीम को लेना चाहता है तो उसे टैक्स इनवॉइस ना देकर क्या इशू करेगा, बिल ऑफ सप्लाई। और बिल ऑफ सप्लाई लेना है तो उसके ऊपर वो क्लियरली मेंशन करेंगे कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन एंड नॉट एलिजिबल टू टैक्स, नॉट एलिजिबल टू द कलेक्ट द टैक्स ऑन सप्लाईज, ये मेंशन करना पड़ेगा बिल ऑफ सप्लाई में। और जो उसका प्रोमाइसेस है, जहाँ से वो बिजनेस कर रहा है वहाँ पर उसे लिखना पड़ेगा बोर्ड पर कि कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। अब आता है नेक्स्ट कि कुछ ऐसा
एग्रीगेट अगर टर्नओवर है तो उसमें कुछ चीज़ें हमें इंक्लूड भी करनी पड़ेगी। इंक्लूड क्या करनी पड़ेगी कि अगर सपोज करो कि करंट ईयर की हम बात करें, प्रीसीडिंग ईयर में हमको बिजनेस नहीं था, करंट ईयर में हमारा बिजनेस है, ठीक है। करंट ईयर बिजनेस लेके थ्रेशोल्ड लिमिट तक जो 20 है, 40 लाख है या 10 लाख है, वहाँ तक तो हम रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसे ही वो क्रॉस करते हैं तो हम लाइबल हो जाते हैं रजिस्ट्रेशन के, और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि नॉर्मल में जाएँ या कंपोजिशन स्कीम में जाएँ। अगर हमें लगता है कि हमारी लिमिट 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं पहुँचेगी तो हम कंपोजिशन स्कीम में चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें अब एग्रीगेट टर्नओवर देखना है तो क्या चेक करेंगे? अगर हमें एग्रीगेट टर्नओवर देखना है तो क्या करेंगे? 1 अप्रैल से लेके जिस दिन हमने रजिस्ट्रेशन करवाया तो वो जो टाइम पीरियड है, मतलब 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल से लेके जिस दिन हमने रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड लिमिट हमारी क्रॉस हो गई तो उस डेट से जो हमने रजिस्ट्रेशन करवाया, ये भी हम क्या करेंगे जब एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे 1.5 की, उसमें भी क्या करेंगे? एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो टर्नओवर एंड स्टेट निकालेंगे, मतलब जब हम रेट मतलब कि कैलकुलेट करेंगे, टैक्स कैलकुलेट करेंगे, वहाँ पर इस जो टर्नओवर जो मैंने अभी बताया कि 1 अप्रैल से लेके रजिस्ट्रेशन जिस डेट को हुआ उस डेट से जो हमारा टर्नओवर हुआ है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर तो हमारा टैक्स बनता ही नहीं था, सिर्फ वो चेक करा गया एग्रीगेट के लिए, ठीक है। पेमेंट उस पर हम पेमेंट नहीं करेंगे, ठीक है ना, उस पॉइंट ऑफ तक हम पेमेंट नहीं करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, कंपोजिशन स्कीम के लिए जब भी हम एग्रीगेट टर्नओवर या टर्नओवर इन स्टेट की कैलकुलेशन करेंगे तो जो इंटरेस्ट है या जो डिस्काउंट है उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, उसको हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे। चाहे एग्रीगेट कैलकुलेट करना हो या टर्नओवर कैलकुलेट करना हो या कैलकुलेशन ऑफ टैक्स के पर्पज से करना हो, हमें उसमें डिस्काउंट और इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं करना, ओके। अब कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं कंपोजिशन स्कीम के रिगार्डिंग, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। रूल 3 कि अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है और वो क्या कहता है कंपोजिशन स्कीम में आना चाहता है तो उसे फॉर्म नंबर होता है REG 01, उसके अंदर एक पार्ट बी में कंपोजिशन लेवी का एक ऑप्शन होता है, उसे टिक करना है, ठीक है। अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो इलेक्ट्रॉनिकली उसे इंटीमेट करना, फॉर्म होता है CMP 02, उसे इलेक्ट्रॉनिकली इंटीमेट करना है, ठीक है। अगर हाँ, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कंपोजिशन स्कीम है वो ये है कि अगर एक भी जैसे एक रजिस्टर्ड पर्सन की काफ़ी ज़्यादा यूनिट है, एक के लिए इंटीमेट करते तो सभी यूनिट के लिए कंपोजिशन, ये नहीं कि एक के लिए कंपोजिशन दूसरे के लिए नॉर्मल नहीं, अगर एक में लिमिट एक्सीड कर दी तो बाकी के लिए भी लिमिट एक्सीड मानी जाएगी, कंपोजिशन स्कीम में विड्रॉल। जो काम एक के लिए होगा वो सभी के लिए कंपोजिशन स्कीम में, ऐसा नहीं कि किसी के लिए नॉर्मल है, किसी यूनिट के लिए कंपोजिशन नहीं, अप्लाई होगा तो सब पे होगा, अप्लाई नहीं होगा तो किसी पे भी होगा, ठीक है। और लास्ट जो रूल 4 है वो क्या कहता है? रजिस्टर्ड पर्सन मतलब अगर रजिस्टर्ड है तो कंपोजिशन कब से लेवी हो, पहले से रजिस्टर्ड है तो 1 अप्रैल से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 1 अप्रैल से। अगर वो अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड में क्या होगा कि कुछ नहीं, जब से उसने रजिस्ट्रेशन लिया तब से एप्लीकेबल हो। अब आता है वैलिडिटी हम पहली बात कर चुके हैं। कंडीशन, अगर एक भी कंडीशन विड्रॉ होती है तो हम वैलिडिटी से आउट हो जाते हैं। अब आता है रूल 62 जो कि रिटर्न्स की बात करता है। फाइल स्टेटमेंट है उसे हम क्वार्टरली देना पड़ेगा। CMP 08 के अंदर फाइल रिटर्न है और जो GSTR 4 है वो एनुअली जाएगी। 9B जो कंपोजिशन स्कीम रिगार्डिंग वो भी एनुअली जाएगी। तो आई थिंक आपको आज का जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। ये था पूरा ओवरऑल कंपोजिशन स्कीम से रिगार्डिंग, ओके। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको आज क्लियरिटी होगी कि कंपोजिशन स्कीम कब कब लगती है, क्या कंडीशन हमें कंप्लाई करनी होती है, ओके। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो ताकि मैं मोटिवेशन के साथ आऊँ और अपना फुल एनर्जी के साथ आपको क्लियरिटी के साथ लेक्चर दूँ, ओके। बाय बाय।